Welcome. The topic we are discussing is cardiomyopathy. What is cardiomyopathy? It is a primary disorder of cardiac muscle. That is, a primary disorder of cardiac muscle means the problem is directly itself in the cardiac muscle. When it comes to the cardiomyopathy, based on the etiology, we have divided the cardiomyopathy into different types. It is just for our convenience. So what happens is कि cardiomyopathy क्यों हुआ? For example, it can be because of some acquired problem. The cardiomyopathy by birth तो नहीं था, लेकिन बाद में acquired problem से हुआ, जैसे कि stress cardiomyopathy. Because stress is not there by birth. Then we can have genetic cardiomyopathy. ये वो cardiomyopathy है जिसके अंदर जो muscles खराब हो रहे हैं वो by birth खराब हो रहे हैं, जैसे कि hypertrophic cardiomyopathy. Then we have the arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Then we have the मिक्स्ड कैटेगरी. मिक्स कैटेगरी मीन्स कि जो प्रॉब्लम है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है और वो जेनेटिक भी हो सकता है. मिक्स के अंदर जो डिजीज आती है सच एज द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वी हैव द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. सो ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी? पहले तो आप मेरे को बताइए, हु टेक्स मोर स्ट्रेस, मेल और फीमेल, कौन ज्यादा स्ट्रेस लेता है? यस, नो, आई एम नॉट आस्किंग कि किसकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन ज्यादा लेता है, कौन ज्यादा स्ट्रेस लेता है? फीमेल. सो फीमेल हैज मोर प्रोन टूवर्ड्स द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जब भी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आता है, द सिस्टम विच इज हाइपर एक्टिवेटेड, इट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है. देयर इज इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी. सो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस कब आया था कॉलेज लाइफ में, तो जनरली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है कॉलेज लाइफ में अंदर, और नो ऑब्वियसली एग्जाम से नहीं आता, इट इज दिल टूटने से आता है. सो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. Also referred as broken heart syndrome. Now let's understand the pathogenesis. Very important. See, female is more taking the stress and that is increasing the more sympathetic activity. जब भी sympathetic activity बढ़ती है उसकी वजह से ज़्यादा norepinephrine और epinephrine circulation में आता है. There is more norepinephrine, epinephrine will come under circulation, and this more norepinephrine, epinephrine is going to work on the beta receptors. Because right now we are talking about the heart, so the beta receptors are there. तो जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जब भी हमारे को स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमारे हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, फॉर एग्जांपल हियर इज द ग्रीन कलर, यू कैन सी दीज आर द बीटा रिसेप्टर्स, दीज आर द बीटा रिसेप्टर. एंड इफ यू सी द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस एरिया, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं है. सो what we are trying to discuss here is कि जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन आएगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा. जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे. बट अगर आप ये वाला एरिया देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का, इस वाले एरिया में ऑलमोस्ट कोई भी बीटा रिसेप्टर्स नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एपाइकल एरिया, द लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स, द एपिकल एरिया. अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो ब्लड को बाहर भेजने की कोशिश करता है एओर्टा के अंदर. नाउ अगर आप आउटफ्लो ट्रैक देखोगे तो आउटफ्लो ट्रैक मतलब कि बाहर जाने का जो रास्ता है वहां पे सबसे ज्यादा बीटा रिसेप्टर्स है, तो वो वाला एरिया भी नैरो हो जाता है. अब क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नैरो हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ब्लड बाहर तो नहीं जा पाता, लेकिन बैक प्रेशर जरूर जनरेट हो जाता है और वो बैक प्रेशर लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स एरिया में जो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था. अब क्योंकि वो वहां पे बैक प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से वहां की जो मसल्स है उसके अंदर एबनॉर्मल डायलिटेशन आ जाएगा और वो मसल्स खराब हो जाएगी. तो बेसिकली एपाइकल मसल्स खराब हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. क्योंकि इसके अंदर एपाइकल मसल्स खराब हो रही है तो इसका एक और नाम हो गया अब हमारे लिए, एपाइकल बैलूनिंग सिंड्रोम, इज ऑल्सो रेफर्ड एज apical ballooning syndrome. So this is the pathogenesis of the stress cardiomyopathy. When we talk about the clinical features, they will generally give you a middle-aged female
एंड दे विल से दैट उसको एक बहुत ही बैड न्यूज़ दिया गया, से फॉर एग्जांपल उसके हस्बैंड और एल्डर सन का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और नेबर्स ने आके ये इन्फॉर्मेशन दी. सो देयर वाज अ इमोशनल स्ट्रेस. एक वो ट्रिगर बताएंगे आपको एमसीक्यू के अंदर कि देयर वाज अ इमोशनल स्ट्रेस एंड दैट वाज फॉलोड बाय सीवियर चेस्ट पेन. उसके बाद पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हुआ, इमोशनल स्ट्रेस फॉलोड बाय सीवियर चेस्ट पेन. अब ये पेशेंट को आपके पास लेके आया गया इमरजेंसी में. द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन द चेस्ट पेन पेशेंट इज द ईसीजी. सो हमने ईसीजी किया और ईसीजी के अंदर हमारे को एसटी एलिवेशंस देखने को मिल सकते हैं. सो चेस्ट पेन और एसटी एलिवेशन देख के तो ऐसा लग रहा था कि इसको एसटी एलिवेटेड एमआई हो गया है. सो व्हाट वी डिड इज वी चेक द ट्रोपोनिन लेवल्स. और जब इसके हमने ट्रोपोनिन लेवल चेक किए तो ट्रोपोनिन आई के लेवल बढ़े हुए थे, क्योंकि इसमें तो कार्डियक मसल्स खराब हुई है तो कार्डियक एंजाइम्स बाहर आएंगे, वो भी बढ़े हुए थे. देन वी डिड द एंजियोग्राफी थिंकिंग दैट इट माइट बी अ केस ऑफ एसटी एलिवेटेड एमआई. हमने जब इसकी एंजियोग्राफी की तो एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई. देयर वाज नो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, देयर वाज नो एथेरोस्क्लेरोसिस. देन वी वर थिंकिंग दैट वी माइट हैव डन सम मिस्टेक्स, हमने कुछ गलती कर दी, दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ एसटी एलिवेटेड एमआई. It may be a case of something else. It may be a case of stress cardiomyopathy. So we did a ventriculogram to see the shape of the left ventricle. जब हमने उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप देखा, when we try to see the left ventricle shape, आप देखिए नॉर्मल जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. दिस इज नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल शेप. बट हियर यू कैन सी दैट इन स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी एपेक्स एरिया की जो मसल्स है वो आउट पाउचिंग हो गई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो गया. एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज लुकिंग लाइक अ ताकत सुबो. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ताकत सुबो इज, जापान के अंदर ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके का पॉट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ताकत सुबो. तो इसमें हमारे को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ताकत सुबो जैसा दिख रहा है, इसीलिए स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का एक और नाम हो जाता है ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी. ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी. Now comes the treatment. When it comes to treatment, we can't control stress in anyone's life. हम हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि वी कांट कंट्रोल द स्ट्रेस, बट हमें पता है कि स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर जो रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दैट इज बीटा रिसेप्टर. सो वी आर गोइंग टू गिव अ बीटा ब्लॉकर. वी आर गोइंग टू गिव अ बीटा ब्लॉकर. दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल कंडीशन. ये जो मसल्स खराब हुए लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स के, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल डैमेज, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. सो इट विल हैव अ रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस, रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस. So, stress cardiomyopathy is most of the time it is misdiagnosed as ST elevated MI, and later on we figured out that okay ये ST elevated MI नहीं था, ये तो it was a stress cardiomyopathy. So to diagnose this we have made a criteria that is called as Mayo's criteria. What Mayo's criteria says कि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन आ रहा है, चेस्ट पेन था और ईसीजी में ST एलिवेशन आ रहा है, ST एलिवेशन इज देयर, एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है और वेंट्रिकुलोग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शेप है वो ताकत सुबो जैसा दिख रहा है, या जो एपेक्स की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, दिस इज विजिबल, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. अब देखिए स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी अगर आप रूट पैथोलॉजी में जाते हैं तो आप देखो कि नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम हुई. तो आप ये भी तो कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन तो फियोक्रोमोसाइटोमा में भी बढ़ता है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है. यस डेफिनेटली हो सकता है. इसीलिए वो ये बोलते हैं अगर आपको ये सारी चीजें दिख रही है, एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एंजियोग्राफी नॉर्मल है, वेंट्रिकुलोग्राम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप बड़ा सा दिख रहा है और फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं है, then it is Takotsubo cardiomyopathy. So that is the Mayo's criteria. Here you can see the Mayo's clinical criteria. The one thing they are saying is there is an involvement of the apex. There is an apical involvement. Second, there is no obstruction in the coronary artery. Third, there is changes in the ECG such as ST elevation, and there is absence of pheochromocytoma. There is no pheochromocytoma, right? Then it is referred as the stress cardiomyopathy, right? Thank you. The topic we are discussing now is a very important cardiomyopathy, that is hypertrophic cardiomyopathy, which you may have also heard about with the name of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Now, what we are understanding from this word itself is कि इसके अंदर there is going to be hypertrophy of the cardiac muscle. How there will be the hypertrophy of cardiac muscle? It's a genetic cardiomyopathy. There are multiple mutations which are associated with this, but the most common mutation, it is the beta myosin heavy chain mutation. Beta myosin heavy chain mutation. This gene is located at chromosome number 14. So what happens is when there is a mutation on the chromosome number 14, it is going to be an autosomal dominant type of mutation.
and because of that it will lead to asymmetric hypertrophy. There is going to be asymmetric hypertrophy. Now what is the meaning of asymmetric hypertrophy is, see, left ventricle, we are having two walls of the left ventricle. One is the free wall and another is between the left and right ventricle, that is the interventricular septum. So these are the two walls of the left ventricle. There is going to be asymmetric hypertrophy. Asymmetric hypertrophy का मतलब ये है कि there is going to be hypertrophy of interventricular septum as well as the free wall, बट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो हाइपरट्रॉफी होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी कंपेयर टू द फ्री वॉल हाइपरट्रॉफी. So overall you can see that the hypertrophy is more of the interventricular septum. So it is going to be a asymmetric hypertrophy and there is going to be hypertrophy more of interventricular septum compared to free wall. Now because of that what is going to happen is कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कैविटी का वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो जाता है. Here you can see the left ventricle की कैविटी का वॉल्यूम इतना सा हो गया. Earlier normally it was this much, for example. So you can see there is a significant reduction in the left ventricle cavity size. और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कैविटी कम हो जाएगा, what do you think where will be the problem? प्रॉब्लम किस में होगी? यहाँ से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में जाने में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने में. यस ऑब्वियसली ब्लड आने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज कैविटी इतना स्मॉल हो गया है. और ब्लड आता कब है? डायस्टोल के टाइम पे आता है. तो बेसिक प्रॉब्लम अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या हो जाएगी कि ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी इतनी छोटी हो गई है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ डायस्टोलिक फेलियर. देयर इज गोइंग टू बी अ डायस्टोलिक फेलियर. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. ये जो हाइपरट्रोफाइड मसल्स होती है कभी कभी ये स्पॉन्टेनियसली फायर करने लग जाती है एज ए एक्टोपिक पेस मेकर. तो अगर ये फायर करने लग जाएगी, से फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट का जो पेस मेकर है वो तो ऐसे नोड है, लेकिन अगर ये एक्टोपिक फायरिंग होने लग जाएगी, दिस इज लीडिंग टू एक्टोपिक पेस मेकर. So sometimes these hypertrophied muscles can work like an ectopic pacemaker and they will generate arrhythmia. और क्योंकि ये arrhythmia ventricle से generate हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ventricular arrhythmia and ventricular arrhythmias are very deadly. So what we are discussing is कि ये hypertrophy होने की वजह से दो प्रॉब्लम हुई. एक तो diastolic failure हुआ, दूसरा this patient can have ventricular arrhythmias. इसको कभी कभी वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकने की पॉसिबिलिटी है. इफ द वेंट्रिकुलर अरिथमिया विल हैपन दैट इज वेरी डेडली, दैट कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ. सो दिस इज वन ऑफ the reason of the sudden cardiac death. In fact, this is the most common cause of sudden cardiac death in the young patients. So what we have discussed so far is in the hypertrophic cardiomyopathy, there is going to be hypertrophy of the cardiac muscle. It's going to be asymmetric hypertrophy. The hypertrophy is more of the septum compared to the free wall, and there's going to be asymmetric hypertrophy. उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा. So there is going to be a diastolic failure, and कभी-कभी ये hypertrophied muscle खुद से फायर करके that will create the problem, that is sudden cardiac death. Now, if we have understood that this is a genetic cause of hypertrophic cardiomyopathy. If we see the clinical feature, if you have understood the pathogenesis, the further discussion is going to be very easy. Means what? See, because अब हमारा प्राइमरी डिस्कशन लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल से, क्योंकि यहीं पे हाइपरट्रॉफी होने वाली है. फॉर एग्जांपल हियर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर इज द राइट वेंट्रिकल और बीच में हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड यू कैन सी दैट हियर इज द हाइपरट्रोफाइड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. Now, since we have said that there is going to be asymmetric hypertrophy, there is going to be asymmetric hypertrophy, the left ventricle cavity size is going to be very less. लेफ्ट वेंट्रिकल का कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा. अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा तो जो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आना था वो आ ही नहीं पाएगा. सो इनिशियली वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज गोइंग टू बी अ डायस्टोलिक फेलियर. अब क्योंकि ब्लड आएगा ही कम तो जाएगा भी कम, सो द अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज गोइंग टू गो इन द एओर्टा इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस. जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आया ही कम तो जाएगा भी कम. So there is going to be decrease in the supply of the oxygenated blood. और oxygenated blood की supply कम होगी, the patient will have the clinical feature of shortness of breath on exertion. Patient will have shortness of breath on exertion. अब ये हाइपरट्रॉफी तो जेनेटिक हाइपरट्रॉफी थी. ये हाइपरट्रॉफी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी. There is going to be a progressive increase in the hypertrophy. अगर ये हाइपरट्रॉफी बढ़ती रहेगी, अब आप ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करिए and you can see that there is a significant increase in the hypertrophy of the same patient. Over the years, the hypertrophied muscles has increased in the size. You can see in the lower diagram कि cavity अब और छोटा हो गया.
अब देखिए प्रॉब्लम पहले तो ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि ब्लड आता ही कम था, दैट वाज देयर ऑलरेडी, दैट इज डायस्टोलिक फेलियर. नाउ द प्रॉब्लम नाउ इट हैज स्टार्टेड इज कि ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना था एओर्टा में. आप देखिए अगर दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाले डायग्राम में तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को एओर्टा में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ओपनिंग बाय विच द ब्लड कैन गो. बट हियर नाउ इफ यू सी, अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जाने से पहले इस सेप्टम से टकराएगा, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता बहुत कम हो गया है. सो यू कैन सी दैट दिस progressive increase in the hypertrophy is leading to obstruction. So progressive hypertrophy leads to obstruction. इसीलिए इस डिजीज का हमने नाम रख दिया हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. अब उसकी वजह से क्या होगा, there was a problem in the diastole, now there is a problem that the blood will come in the aorta is going to be very less. पहले केवल डायस्टोल में प्रॉब्लम थी, अब तो सिस्टोल में भी प्रॉब्लम हो गई. नाउ द पेशेंट इज हैविंग सिस्टोलिक फेलियर आल्सो. अगर सिस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, द स्ट्रोक वॉल्यूम मींस द ब्लड व्हिच कम्स इन द एओर्टा when the left ventricle contracts, the blood comes in the aorta, that is called a stroke volume. So now there is going to be a significant decrease in the stroke volume. अगर एओर्टा में ब्लड कम आएगा तो एओर्टा से ही तो कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है, राइट, फ्रॉम द एओर्टिक ऑस्टियम्स, द रूट ऑफ एओर्टा. अगर एओर्टा में कम ब्लड आएगा तो कोरोनरी आर्टरी में कम ब्लड जाएगा. और यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि कोरोनरी में तो कम आ रहा है, ठीक है, बट ये जो मसल्स है वो हाइपरट्रोफाइड है. हाइपरट्रोफाइड मसल्स को तो ज्यादा कोरोनरी सप्लाई चाहिए था, और अब हम बोल रहे हैं कि एओर्टा में कम ब्लड आए तो कोरोनरी में भी कम जाएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हाइपरट्रोफाइड मसल्स, एंड इफ देयर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हाइपरट्रोफाइड मसल मींस देयर इज गोइंग टू बी इस्चेमिया, और अगर इस्चेमिया होगा द पेशेंट विल हैव चेस्ट पेन. सो दिस पेशेंट आफ्टरवर्ड्स विल डेवलप द चेस्ट पेन. Then, because aorta में कम ब्लड आया तो ब्रेन में भी कम ब्लड जाएगा. If there is less blood will go to the brain, then there is going to be syncope episode. The patient can lose the consciousness in between. So you can see that so far we have discussed 3 symptoms. अगर हम इसको वापस से एक बार समझ लेते by taking an example. Let's say एक 20-year-old male, he is a cyclist. He is in the 3rd year of medical school. अब what happened was every day he was used to cycle for 10 kilometers. And there was no problem, but by birth there was a mutation in his heart that the heart muscles were hypertrophied हो रहा था. उसकी वजह से initially the first symptom that he is going to face is going to be of diastolic failure, that is shortness of breath on exertion. तो पहले वो रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाता था, नो प्रॉब्लम, बट अभी अभी उसने नोटिस किया that when he is doing cycling for let's say around 5 kilometers 7 kilometers उसका सांस चलने लग जाता है, he is having shortness of breath. He takes some rest and then again he start doing cycling. Initially he thought that it may be because of some weather change or something like that, so he has not get much attention on it. But धीरे धीरे ये hypertrophy बढ़ती रहेगी and one day there is an obstruction. Once the blood is unable to go out from the left ventricle into aorta, there is going to be very less blood in the aorta. And that the patient is going to develop chest pain, और ऐसा भी हो सकता है the patient may lose the consciousness, and then he will come to you. And you will ask that अच्छा आपको ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, then he will say that it started with shortness of breath and slowly it is progressing like this. What else you will see is that these hypertrophied muscles can lead to ventricular arrhythmia. These hypertrophied muscles could have lead to ventricular arrhythmia and that can lead to sudden cardiac death. So because we know that it's autosomal dominant disorder, so उसकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, किसी को ऐसा पहले ही हुआ हो. So you will ask that do you have any family member, your elder brother or maybe uncle, that जिनकी sudden cardiac death हुई हो while doing some physical exertion? Yes, he will say yes, and this is what is written in the MCQ most of the time, as a sudden cardiac death history is there in the family. Guys, that is one of the common cause is going to be the is going to be hypertrophic cardiomyopathy. Now you will examine this patient further. You will do the objective examination. In the objective examination, you are going to have S4 presence will be there. What is the meaning of S4? See, whenever the blood is coming from the left atrium to left ventricle and there is a significant hypertrophy of the left ventricle, the left ventricle is not accepting the blood easily, us case mein what happens is that this S4 will be created. So S4 will be created in all these conditions where you have the hypertrophied hard myocardium. Is due to hypertrophied myocardium. So if you have gone through the lecture of hypertension,
हाइपरटेंशन में भी मैंने बोला था कि जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है उनके लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे को S4 देखने को मिलता है. If we see that, if you try to feel the pulse of this patient, नॉर्मली अगर आप देखिए रेडियल आर्टरी की पल्स को फील करते हैं तो आपको पल्स कुछ इस तरीके से फील होती है. यू आर गोइंग टू फील अ पीक ड्यूरिंग द सिस्टोल and then there is a small peak in the diastole which we can't appreciate most of the time. So ये हमारा systolic pressure होता है. This is the maximum systolic pressure and this is the maximum diastolic pressure, right? So from this point, initial phase is the systole and afterward is the diastole. This is how the normal pulse graph looks like. But what happens in the HOCM patient is the graph of the pulse will look like this. So here is this particular phase is the systole and the diastole. If you see the graph, you can easily appreciate that यहाँ पे दो peak आ रहे हैं. During the systole you can see two peaks are there. Normally we just have one peak. Because there are two peaks are there, so this particular pulse is called as pulsus bis varians. It's called as pulsus bis varians. अब this pulse graph is looking like a pointing finger. It's looking like a pointing finger. So pulsus bis varians का दूसरा नाम हो जाता है pointing finger pulse. Also called as pointing finger pulse. Then when you examine this patient further, you are going to observe a murmur on the auscultation. Now what is the meaning of murmur? Let's make the concept clear here. Murmur का मतलब होता है turbulent blood flow. और blood flow का turbulence तभी create होता है. There are two possibilities. One, if the blood goes in some wrong direction, जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए था, जैसे for example, the normal flow of the blood is from left atria to left ventricle. लेकिन अगर blood left ventricle से left atria में जाएगा, it is a wrong direction. Second, if the blood flows via a narrow orifice, जितनी जगह होनी चाहिए थी अगर उससे कम जगह से ब्लड निकलेगा तो मर्मर क्रिएट करेगा. नाउ व्हाई देयर विल बी मर्मर इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी? सो द ब्लड इज फ्लोइंग लाइक दिस इन हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है. सो ड्यूरिंग द डायस्टोल द ब्लड कम्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल. आप देखिए नॉर्मली भी आता ही है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कोई टर्बुलेंस नहीं होगा. लेकिन जब सिस्टोल होता है तो जब ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना था, left ventricle will contract and will try to push the blood. This jet of blood is going to hit the septum क्योंकि वो रास्ते में आ जाएगा बीच में, creating obstruction and the turbulence will be created. So you can see that there is a turbulence which is created during the systole. Diastole में तो turbulence नहीं आया. अगर systole में turbulence आएगा, how the murmur will be heard? If we make a timeline, we know that S1 to S2 it is systole. S1 से लेके S2 के बीच का जो पीरियड होता है सिस्टोल होता है. तो सिस्टोल के टाइम पे हमें मर्मर सुनाई देगी एंड द मर्मर इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक दिस. धीरे 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 मर्मर की इंटेंसिटी बढ़ेगी एंड देन अगेन द इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर विल डिक्रीज एंड विल ड्रॉप डाउन टिल S2. सो यू कैन सी दैट मर्मर की इंटेंसिटी बढ़ी, फिर वापस से मर्मर की इंटेंसिटी कम हो गई. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्मर दिस इज रेफर्ड एज क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर. The shape of this murmur is looking like a diamond. So this is also called as diamond shaped murmur. Crescendo, decrescendo murmur or the diamond shaped murmur. Then अब एक पॉइंट है कि ये मर्मर हमें सुनाई कहाँ देगी. When you auscultate the heart, generally you auscultate at 5 points. You auscultate at 5 points. What are the 5 points? These are the 5 points where we auscultate the heart. Here is the right side, on the left side. On the right side, second intercostal space in the parasternal line, we have an area called as aortic area. And if there is any problem in the aortic valve, the murmur will be heard best in that place. So अगर उन्होंने एमसीक्यू में लिखा है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में मर्मर आ रही है, मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एओर्टिक वाल्व. इन द सेम वे अगर वो बोलते हैं पल्मोनिक एरिया विच इज ऑन द लेफ्ट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इफ वहां पे मर्मर आ रही है इट इज द पल्मोनिक एरिया में प्रॉब्लम है, मींस पल्मोनरी वाल्व में प्रॉब्लम है. देन वी हैव द ट्राइकस्पिड एरिया. दिस इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पेरास्टर्नल लाइन. इसी तरीके से वी हैव द मिट्रल एरिया विच इज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस समवेयर नियर टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. अब ये वाली मर्मर कहां पे सुनाई देगी? आप मेरे को ये बताओ कि एचओसीएम के पेशेंट में
कौन से वाल्व में प्रॉब्लम है, एओर्टिक वाल्व में या मिट्रल वाल्व में, या फिर कोई वाल्व में प्रॉब्लम ही नहीं है? यस, वाल्व में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वाल्व से फॉर एग्जांपल लेट्स से एओर्टिक वाल्व यहां पे फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि एओर्टिक वाल्व में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द एओर्टिक वाल्व। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज उससे पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। नॉर्मली जो था द ओपनिंग इज वेरी नैरो हियर, यहां पे बहुत कम ओपनिंग होने से यहां पे टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। So this murmur will be heard at a very special place. This murmur will be heard at this particular point between the tricuspid and the pulmonic area. This is called as Erb's area. This is the third intercostal space. तो ये मर्मर हमें कहां पे सुनाई देगी? Erb's area में सुनाई देगी। तो डायमंड शेप मर्मर एट Erb's area, HOCM. वेरी गुड। ये जो मर्मर होती है, ये मर्मर वाल्साल्वा और स्टैंडिंग करने पे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। देयर इज डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ दिस मर्मर ऑन डूइंग वाल्साल्वा। वाल्साल्वा क्या होता है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल टेक योर स्टेप, यू आर गोइंग टू पुट इन द Erb's एरिया। आपको डायमंड शेप मर्मर आ रहा था, आप उस पेशेंट को बोलोगे कि नाक को बंद करना है, मुंह नहीं खोलना है, एंड ट्राई टू एक्सेल देयर। आप अभी करके देखिए, अगर आप ऐसा करके देखेंगे, यू क्लोज योर नोज, डोंट ओपन योर माउथ, ट्राई टू ब्रीथ आउट, you will feel that your intra-abdominal pressure is increasing, right? And this is called as Valsalva. So we tell the patient to do Valsalva and we keep their step, we keep our step there and there only. तो हमें सुनना ही देता है कि जो मर्मर की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। So that is seen in HOCM patient. If you do ECG, ECG के अंदर हमारे को we will have two changes. One, we will have the change of left ventricle hypertrophy, जो हमने आगे पहले भी सीखा था। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के चेंजेस मिलेंगे। That is what is that is V1S plus V5R is going to be more than 35. V1 में S और V5 का R को अगर मर्ज करेंगे तो 35 से ज्यादा होगा। The second change, you might get a pathological Q wave. You might get a pathological Q wave in second, third and AVF. सेकंड, थर्ड और AVF में हमें एक बहुत बड़ा Q वेव देखने को मिलता है। नॉर्मली तो Q वेव जो होता है इतना छोटा होता है कि एक स्मॉल बॉक्स में खत्म हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए आप Q वेव इज सो बिग, it's going out of one big box even, right? So these are the two changes which can be there in a patient of HOCM. It's not very specific because large Q wave तो और भी दूसरी कंडीशन में भी आता है, जैसे कि old myocardial infarction of the inferior wall will have the similar finding, right? Large second, third Q wave, AVF, Q wave आएगा. So, but still they are going to support our diagnosis. Now coming to the echocardiography, that will give you a lot of information about this diagnosis. जब हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो अब हमें बहुत ही क्लियर कट दिखेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी तो बहुत ही छोटी हो गई है, एंड इट इज लुकिंग लाइक अ बनाना. If you see the left ventricle cavity here in the real diagram as well, you can see that it is looking like a banana shaped cavity. So there is a decrease in the left ventricle cavity size and the left ventricle looks like a banana. Left ventricle cavity looks like a banana. This is one thing. Second, very important thing. थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ध्यान देके समझना. आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक आपको रूटीन एग्जाम्पल बताता हूँ. आप कभी मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, यू आर स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म और वहां से एक पास में से सुपर फास्ट ट्रेन निकलती है. तो आपने ऐसा फील किया होगा कि जब ऐसा होता है हमें ऐसा लगता है एज इफ द ट्रेन जो है, हम ट्रेन की तरफ गिरने वाले हैं, एज इफ द ट्रेन इज अट्रैक्टिंग यू, द ट्रेन इज गोइंग टू कैच यू, राइट? द सेम वी हैव फेल्ट दैट व्हेन यू आर स्टैंडिंग नियर अ हाईवे और बहुत फास्ट सुपर फास्ट एक बस निकलती है, we feel as if we are going to fall towards the bus. Why it happens? When you are standing near to the highway and when super fast bus passes by, तो वो अपने साथ में वहां की हवा को भी लेके चली जाती है. Because of that, for some microsecond there is a vacuum formation and that vacuum is basically forcing you, right? This is basically attracting you. The same thing is going to happen here. Let's see what is going to happen in the heart of a hypertrophic cardiomyopathy के पेशेंट में. हार्ट में क्या होगा? देखिए, डायस्टोल के टाइम पे तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ सिस्टोल के टाइम पे ये ब्लड यहां से द जेट ऑफ ब्लड इज सपोज्ड टू गो इन द एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, द ब्लड इज सपोज्ड टू गो इन द एओर्टा, दैट इज गोइंग टू हैपन इन द सिस्टोल. अच्छा, जब ये चीजें हो रही थी, आप मुझे बताइए, एट द टाइम ऑफ डायस्टोल द मिट्रल वाल इज सपोज्ड टू बी ओपन and the aortic valve is supposed to be closed. This is how the valve should be. And during the systole, the aortic valve is supposed to be open. Aortic valve तो खुलना था और mitral valve क्या होना था? बंद होना था. Something like this. It is supposed to happen. Now the tricky part. अब ध्यान से देखना आप. This jet of blood is going to go very fast. It's going to go very fast. And because of that, what is going to happen is, it is going to attract the things towards it.
और उसकी वजह से ये देखिए ये जो मिट्रल वाल का कस्प है, ये जो मिट्रल वाल का कस्प है ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा. इट इज गोइंग टू कम लाइक दिस, इट्स गोइंग टू फॉरवर्ड बैंड लाइक दिस. मिट्रल वाल का कस्प होना तो यहां पे चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया क्योंकि उसने वो जो फास्ट जेट ऑफ ब्लड गया था उसने उसको खींच लिया. अब उसकी वजह से आप देखो जो बाहर जाने का रास्ता था वो तो अब और भी कम हो गया. इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस. So basically what is happening is during the systole, the mitral valve is coming forward. For example, just to make it very little simple for you, let's say this is the anterior side of the heart and this is the posterior most side of the heart. So what you can see is कि systole के टाइम पे mitral valve जो है वो anteriorly ऐसे आगे की तरफ झटके खा रहा है. तो जब आप इकोकार्डियोग्राफी करोगे तो आपको ये दिखेगा. And this particular thing is referred as systolic anterior motion of mitral valve. This is called a systolic anterior motion of mitral valve. And this systolic anterior motion of mitral valve in cardiology book is written as SAM. Systolic anterior motion of mitral valve. इसी को लिखते हैं हम SAM. Systolic anterior motion of mitral valve. अब मुझे ये बताइए अगर ये होता है SAM अगर किसी को हो रहा है, is it a fixed obstruction or it's a moving obstruction, or is it a fixed obstruction or is it a dynamic obstruction? Yes, it's a dynamic obstruction. So, SAM of mitral valve will lead to dynamic obstruction of the heart. Dynamic left ventricle outflow obstruction. There is going to be dynamic left ventricle outflow obstruction. Right? So, this is how we are going to make the diagnosis of HOCM. एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं क्विकली. मैंने आपको साइक्लिस्ट का एग्जांपल दिया था. There is a 20-year-old male. What is happening to him is every day he used to go on the cycling. There was no problem. But recently what he has noticed कि जब वो साइकिलिंग पे जा रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाता है. He has to take a rest. If we do not come to you now, after few months what is going to happen is the hypertrophy will increase. Earlier there was diastolic failure. अब कौन सा फेलियर होने लग जाएगा? सिस्टोलिक फेलियर होने लग जाएगा. और अगर सिस्टोलिक फेलियर होने लग गया then what is going to happen? Very less blood will go in the aorta. Very less blood will go in the aorta. Here you can see in this diagram कि very less blood will go in the aorta. अगर aorta में ही कम blood आएगा तो कैरोटिड और कॉर्नरी में कम जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, सिनकोप एपिसोड हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है इसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया डेवलप हो जाए and the patient can die. Right? So that is the HOCM. You will do the objective examination. What you are going to get? S3 or S4? Yes, what you are going to get? S4 because of hypertrophied muscle. Which type of pulse we are going to get? Yes, the pointing finger pulse, which is also called as pulsus biciferens. When you do the auscultation, you are going to have a diamond shaped murmur. और ये कहाँ पे सुनाई देगा? Aortic area or the Erb's area? Erb's area. वाल्साल्वा पे बढ़ेगी मरमर या कम हो जाएगी? It is going to increase. Yes. Then, when you do the echocardiography, the left ventricle cavity is looking like a banana. It's looking like a banana, and there is going to be SAM, which is leading to which type of obstruction? Dynamic obstruction or fixed obstruction? Dynamic obstruction. Very good. Now comes the treatment. अब हमें ट्रीटमेंट समझने से प्रॉब्लम बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताओ कि HOCM के पेशेंट में सबसे पहले क्या होता है? डायस्टोलिक फेलियर या सिस्टोलिक फेलियर, या दोनों साथ में होते हैं? यस, ऑब्वियसली फर्स्ट इज द डायस्टोलिक फेलियर, देन सिस्टोलिक फेलियर. राइट? तो मेन हमारा कंसर्न है डायस्टोलिक फेलियर. मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉरगेट अबाउट HOCM. देयर आर टू हार्ट्स. पहला हार्ट बीट कर रहा है एट अ रेट ऑफ 70, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. द सेकंड हार्ट इज बीटिंग एट अ रेट ऑफ लेट्स से 100, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल. किसको डायस्टोल में ज्यादा टाइम मिला? जिसकी हार्ट रेट कम थी या जिसकी हार्ट रेट ज्यादा थी? जिसकी हार्ट रेट कम थी उसको ज्यादा टाइम मिल रहा था डायस्टोल का. दिस इज व्हाट वी वांट. वी वांट इन HOCM पेशेंट कि कैसे भी करके डायस्टोल अच्छे से हो जाए. प्रॉब्लम भी तो यही हो रही था ना, डायस्टोलिक फेलियर था कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पा रहा है क्योंकि कैविटी थोड़ा सा कम है. हमने क्या किया? हार्ट रेट को अगर हम कम कर देंगे तो डायस्टोल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, एंड देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट द ब्लड विल कम फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली. राइट? सो टू डिक्रीज द हार्ट रेट, which drug, my dear friend, which drug you are going to give to increase the diastolic filling? You are going to give the beta blocker. That is going to decrease the heart rate and that will increase the diastolic filling. That is going to increase the diastolic filling. Very good. There is one more thing that this drug is going to do. ये क्या करता है? बीटा ब्लॉकर जो है कार्डियक रीमॉडलिंग को भी कम कर देता है.
कार्डियक फाइब्रोसिस को भी कम कर देता है, मतलब कि डिजीज प्रोग्रेशन को भी रोक देगा। देन अब हमारे को इस डिजीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इस पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एरिथमिया। एंड टू प्रिवेंट द एरिथमिया यू आर गोइंग टू गिव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग दैट इज amiodarone. Very good. Amiodarone. You are going to give amiodarone. Amiodarone is a drug which contains iodine. So the side effect of amiodarone is very important. It's asked in the FMG exam as well as the NEET PG exam. Can you tell me 3 side effects of amiodarone? Yes, it can lead to hyperthyroidism. At the same time, it can lead to hypothyroidism. In some individual, it will lead to hyper, and in some patient, it will lead to hypothyroidism. And one more problem, pulmonology problem. Amiodarone can lead to pulmonic fibrosis. These are the 3 side effects of amiodarone. Very good. Now, you will give a beta blocker, you will give amiodarone. Very good. But now there is a problem. Problem is, amiodarone is going to prevent the arrhythmia. But what if you are giving amiodarone and despite that the patient develops arrhythmia? Right? And ventricular arrhythmias, you know, they are very deadly. One of the mainstay of the treatment of ventricular arrhythmia to give the DC shock. But for God's sake, if someone develops ventricular arrhythmia here in the classroom, forget about reaching to the hospital, will not be able to reach to the main road also. Right? They are very deadly. तो अब हमें ये पता है कि यार वेंट्रिकुलर एरिथमिया को अगर आ जाता है तो उसको ठीक करने का तरीका तो डीसी शॉक ही है। देखो नहीं है इसके लिए तो amiodarone दे दिया, लेकिन आ गया तो फिर क्या, फिर तो डेथ हो जाएगी। तो फिर कैसे क्या करना पड़ेगा? वी आर गोइंग टू इम्प्लांट अ मशीन दैट इज गोइंग टू रिकॉर्ड द ECG 24/7। द मोमेंट दैट इज गोइंग टू नोटिस एनी स्लाइट चेंज इन द रिदम ऑफ द हार्ट विल डिलीवर द डीसी शॉक इमीडिएटली। हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लांट अ डिवाइस समथिंग लाइक दिस which is 24/7 is going to record the rhythm of the heart. थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ डीसी शॉक डिलीवर कर देगी। This particular device is called as ICD, implantable cardioverter defibrillator। लेकिन ये किसको लगाएंगे? ये उनको लगाएंगे जिनके घर पे पहले ही किसी की सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, या लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस मोर देन 3 सेंटीमीटर हो गई है। Then there is a very high chance that they will develop ventricular arrhythmias. So if there is already a sudden cardiac death history is there in the family, put ICD. Don't take a risk. Just don't rely on amiodarone alone. क्योंकि हम amiodarone is a very good drug. हम उसके उस पर चल सकते हैं, but the problem is कि अगर वो खाते खाते हो गया तो फिर क्या? तो फिर ICD. इसलिए if the sudden cardiac death history is there, go for ICD. Or the left ventricle is very thick, go for ICD. Right? Very good. Earlier we were doing some surgeries also. Nowadays they are not very much commonly done. The problem is there is a hypertrophied muscle. तो हम क्या करते थे, इन hypertrophied muscle को कट करके निकाल देते थे, right? The thing that how we are doing now is one more thing that we can do is, आप देखो मेनली हाइपरट्रॉफी किसकी हुई थी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की या फ्री वॉल की? मेनली तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हुई थी। तो हम क्या करते हैं कि सेप्टम की मसल का न्यूट्रिशन कम कर देते हैं। इफ लेस न्यूट्रिशन विल गो, द हाइपरट्रॉफी विल स्लो डाउन। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू? द आर्टरीज विच आर गोइंग टू द सेप्टम, वी आर गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड सप्लाई इन दोज आर्टरीज। सो वी आर गोइंग टू डू द सेप्टल आर्टरी स्क्लेरोसिस। We can go for plus minus septal artery sclerosis. We can go for that. Or what we can do? Earlier, you know that those who are chronic alcoholic, those who are, you are still not chronic alcoholic, you are just drinking for last few years. Those who are drinking for 10 years, 20 years, 30 years. Then what is happening is, अगर आपने उनको बहुत ध्यान से देखा हो तो उनके जो limbs होते हैं, हाथ पैर होते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं. The muscles are completely wasted. Alcohol is a myotoxic substance. Muscles को खत्म कर देता है. So we are going to use this property. What is happening in this patient? There is a hypertrophy of the heart muscles. We are going to inject alcohol in the heart. If we do that, the alcohol is going to destroy the cardiac muscle. We are not doing now it. Earlier we were doing that. The alcohol, that was the injection of ethanol for septal ablation. Nowadays, we can do a surgery that is septal ablation directly. Earlier, we were injecting ethanol in that area. What is the common side effect of this ICD? The problem with the ICD is that it's 24/7 recording the rhythm. If there is a slight change, it will deliver the shock. तो कभी-कभी तो क्या होता है कि एरिथमिया नहीं भी आता ना, और थोड़ी बहुत भी हार्ट रिदम चेंज होती है तो ये शॉक डिलीवर कर देती है. तो पेशेंट को अननेसेसरी शॉक लगते रहते हैं.
So the most common side effect is going to be unnecessary shock. This patient is going to have the unnecessary shocks. What are the drugs which are contraindicated in a patient of HOCM? कौन सी drugs नहीं देने? The drugs which we should not give, such as we should not give diuretics, dilators, means the nitrates, and digoxin. These are the drugs which are to be avoided in a patient of HOCM. अब अगर मैं आपसे पूछूं HOCM के पेशेंट में, मैंने अभी आपको 3 सिम्टम बताए. व्हाट वाज द फर्स्ट सिम्टम? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन चेस्ट पेन, देन सिंकोप. Do you know that these 3 symptoms are seen in one more condition? Exact same pattern. And this is what the area where the examiner loves to ask the question. Because ये तीनों चीजें एक और डिजीज में भी दिखती है. See here how. There is one more condition called as aortic stenosis. Yes, what is happening here? HOCM के पेशेंट में प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा था, there was an obstruction by the septum, so less blood was going in the aorta, and once there is a less blood in the aorta means there was less stroke volume, right? So during the systole in aortic stenosis, when the left ventricle was contracting, the blood was ejected in the aorta, there was a turbulence, क्योंकि जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही कम हो गया था. But if you see in the aortic stenosis, there is no problem with the septum. There is no problem with the septum, but the problem is with the valve itself. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है and will try to push the blood, again the blood is flowing through a narrow orifice, और जब भी ब्लड नैरो orifice से निकलता है टर्बुलेंस क्रिएट करता है. आप दोनों ही कंडीशन में देखो कि एओर्टा के अंदर जो ब्लड आया वो तो कम ही आया ना यार, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ हो या एओर्टिक वाल्व में हो. एओर्टिक स्टेनोसिस में तो एओर्टिक वाल्व में प्रॉब्लम थी, बट इन HOCM पेशेंट द प्रॉब्लम वाज इन द सेप्टम. बट अल्टीमेटली इफेक्टिव रिजल्ट तो सेम रहा ना यार, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया. नाउ इफ यू सी द मर्मर इन बोथ ऑफ देम, इन दोनों पेशेंट में जो मर्मर होता है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है. इनिशियली द इंटेंसिटी इज लेस, देन द मर्मर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, देन अगेन द इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर विल स्लो डाउन. द डिक्रीसेंडो क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. इंटेंसिटी शुरू में कम थी, फिर बढ़ती है, फिर वापस से कम होने लग जाती है. सो बोथ ऑफ देम विल हैव द क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर, द डायमंड शेप मर्मर. तो अगर क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर लिखा है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो HOCM है या एओर्टिक स्टेनोसिस है. अब देखिए फर्क कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. HOCM के पेशेंट में ये मर्मर आपको सुनाई देगी अब्स एरिया में, वेरी गुड. और एओर्टिक स्टेनोसिस में कहां सुनाई देगी? एओर्टिक एरिया में. इट इज गोइंग टू हर्ट एट एओर्टिक एरिया. दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस. सेकंड, मैंने आपको बताया था वालसाल्वा, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपको वालसाल्वा के बारे में बताया था. नाक बंद करना है, मुंह नहीं खोलना है, ट्राई टू एक्सेल द एयर ऑन डूइंग वालसाल्वा, द मर्मर ऑफ HOCM इज गोइंग टू इंक्रीज. एओर्टिक स्टेनोसिस की मर्मर नहीं बढ़ती. सो दीज आर द 2 डिफरेंसेस. इफ देयर आर डायमंड शेप मर्मर, आप ये देख लो डायमंड शेप मर्मर कहां आ रहा है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एरिया मींस द एओर्टिक एरिया, एओर्टिक स्टेनोसिस अब्स एरिया में आ रहा है HOCM. सी इफ यू सी द क्लिनिकल फीचर, मोर और लेस सेम. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, सिंकोप एपिसोड दोनों में होता है सेम. देन व्हाट इज द एज ग्रुप? यस, इट इज गोइंग टू अकर HOCM यंग एज, एओर्टिक स्टेनोसिस ओल्ड एज मोस्टली. हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन द फैमिली, यस, हियर इट विल बी देयर इन HOCM patient, but aortic stenosis, no, it will not be there. Sudden cardiac death history in the family, not there. S2 abnormality, oh, very tricky question, very tricky question. See, S2 क्यों आता है? Is the closure of the aortic valve. Is the closure of the aortic valve and the pulmonary valve leads to S2. HOCM के पेशेंट में aortic valve में कुछ प्रॉब्लम है क्या? HOCM के पेशेंट में aortic valve में प्रॉब्लम है? नहीं है. aortic stenosis वाले पेशेंट में aortic valve में प्रॉब्लम है? यस, aortic valve खराब हो गया है. तो S2 किस में खराब आएगा? S2 किस में खराब आएगा? aortic stenosis में, right? So in HOCM patient, S2 is going to be normal, whereas here it is going to be abnormal. It's going to be soft. It's going to be abnormal, right? So these are the main differences between the HOCM and aortic stenosis. Very, very important topic. Very important topic, right? Thank you. Welcome. The next cardiomyopathy we are discussing is the ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia. You can see that most of the information is there in the name itself. देखिए, the problem is mainly in the right ventricle, and there is going to be, the muscles are going to be dysplastic. How it is going to be there?
See, normally when we talk about the right ventricle muscles, or for that matter any myocardial muscles, these myocardial muscles or the cardiomyocytes, they are very tightly connected with one another. If I just take a small sample from here, the cardiomyocyte, and I just zoom in, I will find that the cardiomyocytes are tightly connected with one another with the help of a protein that is desmoplakin. Now, sometime what happens is that these desmoplakins are defective. So if there is a defect in the desmoplakin, if the desmoplakin is defective, what is going to happen is the cardiomyocytes will not be connected with one another properly. There will be some gap will be there, and in this gap the fat deposition can happen. So if the desmoplakin is defective, there is going to be fat accumulation between the cardiomyocytes, and now the right ventricle will look like this. You can see there are a lot of fatty deposits are there, and these fatty deposit can work like a ectopic pacemaker. And they can fire anytime. They can work like an ectopic pacemaker, and they can fire anytime, and they can lead to arrhythmia. And you know that this arrhythmia is getting generated from the ventricle itself, so it is going to be a ventricular arrhythmia, so can lead to ventricular arrhythmia. And we have discussed earlier that ventricular arrhythmias are very deadly. The patient can have sudden cardiac death. So arrhythmogenic right ventricle dysplasia, as the name is suggesting to you, that most of the information is there in the name itself. अगर आप ध्यान से देखो कि राइट वेंट्रिकल के अंदर डेस्मोसोम्स जो हैं, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो डेस्मोसोम्स हैं वो डिफेक्टिव हो गए। डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो डेस्मोप्लाकिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच बीच में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, एंड दिस फैटी डिपोजिशन एनी टाइम दे कैन फायर, एंड द पेशेंट कैन हैव द सडन कार्डियक डेथ बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमियास. So the clinical feature is there is going to be a history of sudden cardiac death in the family, because it's a genetic disorder. So there is a history of sudden cardiac death in the family. Secondly, the patient can have a history of ventricular arrhythmias. If I show you a gross specimen of the fatty deposition, particularly in the right ventricle muscle, it will something like this. Here you can see this yellow color. These are the fatty deposits which are there in the right ventricle. This is the right ventricle cavity, and this is the fatty deposit, the yellow color thing. So it's not that the fat deposition is only going to happen in the right ventricle, but it is seen that mainly it happens in the right ventricle. So it is called as arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Right ventricle dysplasia. If we do the ECG, in the ECG we will have a very special type of ST elevation, very peculiar form of ST elevation. This is referred as epsilon wave. हमारे को ये फैंसी नाम याद रखना है, epsilon wave. And for the treatment of this, because there is a risk of sudden cardiac death, so we need to put ICD, implantable cardioverter defibrillator, implantable cardioverter defibrillator, to prevent the risk of sudden cardiac death. To prevent the sudden cardiac death. बिकॉज हमें पता है कि ARD वाला जो पेशेंट है उसको कभी भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकती है, उससे उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर ICD लगा देंगे. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज रिलेटेड विद ARD. Sometimes what happens is those patients who are having ARVD, they are also having the skin problem. They have the palmoplantar keratosis. Palmoplantar keratosis means in the palm and the plantar side, the skin becomes very thick, and they will also have woolly hairs. If you see these three combination, the ARVD, palmoplantar keratosis, and the woolly hair, it will look something like this. Here you can see in this patient the woolly hair, and you can see the skin of the palm and the sole. There is the keratosis that is there, and the ARVD. If these three things are there together, this is referred as Nexus disease. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को इट इज रेफर्ड एज नेक्सोस डिजीज. सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्मॉल टॉपिक ऑफ ARVD. नाम में ही सब कुछ है.
देयर इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इज कि इसके अंदर डेस्मोप्लाकिन जो है वो खराब हो गए हैं। डेस्मोप्लाकिन खराब होने की वजह से फैट एक्यूमुलेट हो गया है। ईसीजी के अंदर स्पेशल वेव आता है, इप्सिलॉन वेव, और पेशेंट को कभी भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, राइट। द नेक्स्ट कार्डियोमायोपैथी दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इज द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें इसका पैथोजेनेसिस समझना है। सी, if we talk about the most common cause of restrictive cardiomyopathy, the most common cause is amyloidosis. So we'll take the example of amyloidosis and we'll try to understand this this RCMP. See, जिन लोगों को amyloidosis होता है means there is excess amount of amyloid in the body, और ये जो excess amyloid होता है it will deposit in the different parts. So this excess amyloid can deposit in the muscles of left ventricle. नाउ उसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे ये अमाइलॉइड के क्रिस्टल इसके अंदर जमा हो गए। अगर अमाइलॉइड के क्रिस्टल लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल के अंदर जमा हो जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल जो होगी स्टिफ हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल स्टिफ हो जाएगी, द लेफ्ट वेंट्रिकल विल बिकम स्टिफ, द लेफ्ट वेंट्रिकल विल नॉट बी एबल टू अंडरगो डायस्टोल इजीली। सिस्टोल तो जैसे तैसे हो जाएगा बिकॉज सिस्टोल इज ए एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है बट रिलैक्स इतना अच्छा नहीं कर पाता है। So basically, because the left ventricle becomes stiff, there is decrease in the diastole of the left ventricle. There is decrease in the diastole of left ventricle. अगर left ventricle का diastole नहीं हो पाएगा, diastole के टाइम पे होता क्या था कि लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता था। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल तो अच्छे से डायस्टोल में हो ही नहीं जा पाएगा, तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर रुक जाएगा थोड़ा सा। मीन्स कि लेफ्ट एट्रिया को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ब्लड को आगे भेजने के लिए। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड इज उस टाइम पे राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा था कि राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमें पता है राइट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पुश करना पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड पहुंचता है लंग्स में, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन में, एंड पल्मोनरी वेन से ब्लड ड्रेन हो जाता है लेफ्ट एट्रिया में। बट यहाँ पे एक टास्क हो गया है, प्रॉब्लम ये हो गई कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर तो पहले से ही ब्लड भरा हुआ है और वो आगे नहीं जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल को आप मेरे को बताइए कि द राइट वेंट्रिकल वर्कलोड हैज बीन इंक्रीज्ड और द सेम? यस, इट हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज राइट वेंट्रिकल हैज टू वर्क वेरी हार्ड। राइट वेंट्रिकल को तो बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके ब्लड पुश होगा, तब जाके यहाँ पे अंदर ब्लड घुसेगा। तो हुआ ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोल कम हुआ बट अल्टीमेटली देयर इज अ इंक्रीज इन द स्ट्रेन ऑन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का स्ट्रेन बढ़ गया, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा तो उसकी धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा और एक दिन ऐसा आएगा राइट वेंट्रिकल मना कर देगा कि भाई आगे ब्लड जा ही नहीं रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ले ही नहीं रहा, हम क्या करें? तो राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा। So in restrictive cardiomyopathy, the main feature that you are going to see is the features of the right ventricle failure. ऐसा नहीं कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर नहीं आएंगे, मेनली राइट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर आएंगे मेनली। और मैंने आपको राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि राइट वेंट्रिकल फेलियर के क्या क्या फीचर होते हैं। राइट वेंट्रिकल अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, हमने ट्रैफिक जाम के कॉन्सेप्ट से सीखा था, राइट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ब्लड राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा, देन राइट एट्रिया में कंजेशन आएगा, देन जुगुलर वेन्स में कंजेशन आता है। तो राइट वेंट्रिकल फेलियर विल लीड टू रेज जेवीपी, हिपेटोमेगेली, एसआईटी, स्पिडल एडेमा, ये सब हमने पहले भी पढ़ा है। सो that is how the patient of restrictive cardiomyopathy is going to present to us. When it comes to the most common cause of restrictive cardiomyopathy, as we have discussed, it is amyloidosis. When it comes to the other cause में वो सारे causes आएंगे जब कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल हार्ड हो गई है, जैसे कि गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेब्रोसाइडेज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेब्रोसाइडेज, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोसेब्रोसाइड जो होते हैं वो मसल्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। देन वी कैन हैव फेब्री डिजीज, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा गैलेक्टोसेब्रोसाइडेज। Then it can be because of scleroderma, उसमें भी मसल्स हार्ड हो जाते हैं। It can be because of sarcoidosis. In sarcoidosis there is a deposition of small granulomas in the muscles. It can be because of
some drugs such as methicerzide, ergotamine. So these are the various other causes which can be there for the for the restrictive cardiomyopathy. Now coming to the clinical feature, the clinical feature will be same as right ventricle failure. Same as right ventricle failure. When we talk about the objective examination, there is going to be raised JVP. कुस्मोल साइन यस प्रेजेंट होगा. कुस्मोल साइन का मतलब क्या था? नॉर्मली इंस्पिरेशन पे जेवीपी कम होता है, बट अगर इंस्पिरेशन पे जेवीपी बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कुस्मोल साइन. सो हियर यस वी विल हैव द कुस्मोल साइन. मींस कुस्मोल साइन मींस ऑन इंस्पिरेशन देयर इज इंक्रीज इन द जेवीपी. नॉर्मली तो कम हो जाना चाहिए, आपके और मेरे अंदर तो कम होता है, लेकिन अगर बढ़ रहा है इंस्पिरेशन पे तो दैट इज कॉल्ड एज कुस्मोल साइन. When we talk about the other objective examination finding, yes, the other objective examination finding that we might see in this patient, hepatomegaly. वो सारे राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले फीचर्स सारे देखने को मिल सकते हैं. हिपेटोमेगेली, एसाइटिस, स्पिडल एडेमा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. व्हेन वी टॉक अबाउट द इको फाइंडिंग, नाउ इको की फाइंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया जैसे कि अमाइलॉइड, और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत हार्ड हो गया. इट इज नॉट अंडरगोइंग डायस्टोल इजीली. तो उसकी वजह से क्या होगा कि राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में अच्छे से नहीं आ पाएगा. अगर ब्लड नहीं आ पाएगा तो ब्लड धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा ब्लड को भेजने के लिए. अगर राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड, लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा, तो ओवर अ पीरियड लेफ्ट एट्रिया की भी हाइपोट्रोफी हो जाएगी. सो यू माइट सी देयर इज इंक्रीज इन द लेफ्ट एट्रियल साइज. लेफ्ट एट्रिया की साइज तो बढ़ गई. जब आप इको पे लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक डायमेंशन देखोगे, यहीं से तो सारी प्रॉब्लम चालू हुई थी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल के अंदर कुछ कंटेंट भर गया था, इससे लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से डायस्टोल में नहीं जा रहा था. सो लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक डायमेंशन क्या हो गया? कम हो गया. और अगर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज बिकॉज ऑफ अमाइलोडोसिस, अमाइलॉइड के जमा होने की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई थी, और अमाइलॉइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो शाइन करता है, इसके क्रिस्टल शाइन करते हैं, तो आपको वो जो मायोकार्डियम है वो एकदम चमकता हुआ दिखेगा जब आप उसकी इकोकार्डियोग्राफी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू हैव ग्लिटरिंग मायोकार्डियम. we'll have the glittering myocardium, right? For the treatment, the drug of choice, when it comes to drug of choice, we need to understand कि प्रॉब्लम क्या हुई. आप मेरे को बताओ कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक प्रॉब्लम है या मेनली डायस्टोलिक प्रॉब्लम है लेफ्ट वेंट्रिकल की? लेफ्ट वेंट्रिकल की डायस्टोलिक प्रॉब्लम है, अच्छे से डायस्टोल में नहीं जा रहा है. अगर ये डायस्टोल में चला जाता तो ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. तो अगर मेरे को डायस्टोलिक टाइमिंग बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? हार्ट रेट को कम करके या हार्ट रेट को फास्ट करके? यस, हार्ट रेट को कम करके. अगर आप हार्ट रेट को कम कर देंगे तो डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, राइट? सो द ड्रग ऑफ चॉइस इज बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर डायस्टोलिक फीलिंग तो बढ़ाता ही बढ़ाता है. बीटा ब्लॉकर इज गोइंग टू इंक्रीज द डायस्टोलिक फीलिंग. डायस्टोलिक फीलिंग को बढ़ाएगा, प्लस कार्डियक रीमॉडलिंग को भी कम करेगा. इट्स गोइंग टू डिक्रीज द कार्डियक रीमॉडलिंग. सो हमारा दोनों काम हो जाएगा. और ये इसके अंदर आरसीएमपी के अंदर कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सच एज डिगॉक्सिन. डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. व्हेन इट कम्स टू व्हाट आर द अदर थिंग्स, अदर थिंग इज ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. अगर मान लीजिए कि किसी को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है वो बेसिकली इज बिकॉज ऑफ अमाइलोडोसिस, तो अमाइलोडोसिस को ठीक करना है. अगर वो गाउचर डिजीज की वजह से हुआ है तो गाउचर को ठीक करना है, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट सीख लेते हैं, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द पैथोलॉजी पार्ट, दैट व्हेन इट कम्स टू अमाइलॉइड से रिलेटेड पैथोलॉजी में 2-3 पॉइंट हमें याद रखते हैं. एक तो जब भी हमारे को अमाइलॉइड देखना होता है, द स्टेन दैट वी आर गोइंग टू यूज इज कॉन्गो रेड स्टेन यूज करेंगे. सेकेंड थिंग इज अमाइलॉइड जो होता है बहुत सारी डिजीज में इकट्ठा होता है, जैसे कि एल्जाइमर डिजीज. एल्जाइमर डिजीज के अंदर जो अमाइलॉइड इकट्ठा होता है दैट इज अमाइलॉइड बीटा 42.
अमाइलॉइड बीटा 42 एक्यूमुलेशन दैट इज सीन इन एल्जाइमर। कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा न्यूरोनल या इंट्रा न्यूरोनल? न्यूरॉन के बाहर इकट्ठा होता है या अंदर होता है? यस, ये इकट्ठा होता है एक्स्ट्रा न्यूरोनल। वैसे तो जब हम एल्जाइमर डिजीज पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि अमाइलॉइड बीटा 42 जो होता है वो एक्स्ट्रा न्यूरोनल एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूराइटिक प्लाक। बट अभी के लिए एल्जाइमर में कौन सा अमाइलॉइड है? अमाइलॉइड बीटा 42। जो लोग हीमोडायलिसिस पे होते हैं बहुत लंबे टाइम से, जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल सीकेडी का पेशेंट है, उसकी किडनी खराब हो गई, हर बार उसको हर हफ्ते जा जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से डायलिसिस कराते हैं उनके अंदर भी अमाइलॉइड बढ़ जाता है। और कौन सा अमाइलॉइड बढ़ता है? अमाइलॉइड बीटा 2। अमाइलॉइड बीटा 2, right? So these are two of the important amyloid at least we should remember. So this is all about the restrictive cardiomyopathy. नाम में समझ में आ रहा है कि हार्ट के डायस्टोल में रिस्ट्रिक्शन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के डायस्टोल में रिस्ट्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से बैक प्रेशर पड़ा राइट वेंट्रिकल पे और राइट वेंट्रिकल खराब हो गया। दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। The next cardiomyopathy we are discussing is DCMP, dilated cardiomyopathy. This is the most common cardiomyopathy. The most common cardiomyopathy, DCMP. Let's understand what is DCMP is. देखिए, dilated cardiomyopathy means हार्ट के चेंबर जो है abnormally dilated हो गए कुछ इस तरीके से। नॉर्मली मान लीजिए लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर there is a abnormal dilatation in the chambers of the heart, particularly left ventricle, कुछ इस तरीके से abnormally dilate हो गए, abnormally बड़े हो गए, that is called as the dilated cardiomyopathy. अब उसकी वजह से क्या होगा कि जब इतना आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो मसल की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम हो जाएगी, particularly left ventricle muscle thickness is going to be very less. नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस देखो आप, नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस है अराउंड 1 सेंटीमीटर, बट अब क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा हो गया वेंट्रिकल, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की थिकनेस बहुत कम हो गई। सो बेसिकली इट इज अ स्ट्रेच्ड आउट लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज अ स्ट्रेच्ड आउट लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपको ये वर्ड याद रह जाएगा ना, स्ट्रेच्ड आउट, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि डीसीएमपी में लेफ्ट वेंट्रिकल को स्ट्रेच कर दिया और इतना बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल कर दिया। अब अगर हम इतना बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल कर देंगे, आप मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम कहां पे देखने को मिलेगी, सिस्टोल के टाइम पे या डायस्टोल के टाइम पे? देखिए, डायस्टोल में तो क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो डायस्टोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा है कि जो भी डालना है सब डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा कर दिया, उसके अंदर जब ब्लड गिरेगा उसकी मसल तो बहुत पतली है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कांट कॉन्ट्रैक्ट, left ventricle can't contract nicely. If the left ventricle can't contract nicely, the blood will not be able to go in the aorta. So what I am saying is that because of the stretched out left ventricle, there is a systolic failure of left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फेलियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर हम इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला था स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कितना आया कितना गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब यहाँ पे तो क्या हो गया कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो तब इजेक्शन फ्रैक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ पे तो स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा जो ब्लड है वो एओर्टा में तो बहुत ही कम आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब तो वो होता है जो ब्लड एओर्टा के अंदर आता है। अब यहाँ पे तो बहुत ही कम आएगा, तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी लेस देन 40%. We have discussed one concept that left ventricle failure is basically heart failure. लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा मतलब हार्ट फेलियर हो गया। और ये किस टाइप का हार्ट फेलियर हो गया, जिसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% होता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हमने हार्ट फेलियर वाले वीडियो में पढ़ा है कि हार्ट फेलियर जो होते हैं 3 टाइप के होते थे बेस्ड ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन। लेस देन 40% है तो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो डीसीएमपी के पेशेंट में हार्ट जो है वो एबनॉर्मली डायलेटेड हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर ब्लड तो आ तो जाता है लेकिन वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो ब्लड आगे जाता ही नहीं है, एंड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सो दिस इज कॉल्ड एज द डीसीएमपी। नाउ कमिंग टू द इट्स एटियोलॉजी। अब क्योंकि ये मिक्स टाइप की प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। सी, when it comes to the most common cause is polygenetic mutation. Different multiple mutations are associated with the DCMP. When it comes to the acquired causes, there are 2 acquired causes. It can be viral infection or it can be alcohol. Viral infection or alcohol.
द कॉन्ट्रोवर्सी इज बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड. तो जब क्वेश्चन आता है, आप देखिए बहुत सी जगह आप जब एमसीक्यू करेंगे तो दे विल आस्क दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीसीएमपी. सम प्लेसेस द आंसर इज गोइंग टू बी अल्कोहल, एट सम प्लेसेस द आंसर इज गोइंग टू बी वायरल इन्फेक्शन. राइट, सो दिस इज व्हाट आई कुड हैव फिगर्ड आउट दैट वी शुड गो विद वायरल. देखो म्यूटेशन तो ऑप्शन में ही नहीं आता है, तो हमारे को चॉइस करना पड़ता है वायरल और अल्कोहल में से. आई वुड गो विथ वायरल. बाकी आपको बहुत सारी जगह अल्कोहल भी आंसर दिखेगा. Coming to the other causes, there are certain drugs which can lead to DCMP, and these are the anthracyclines. आपने फार्मा में पढ़ा होगा. Anthracycline group of drugs such as doxorubicin, daunorubicin, that also leads to DCMP. One more anti-cancer drug that can lead to dilated cardiomyopathy, trastuzumab. So 3 drugs to be remembered: doxo, dauno, and trastuzumab. Then there are certain infections which can also lead to this thing is the parvovirus infection, the diphtheria. They can also lead to DCMP. Vitamin deficiency, yes, vitamin B1 deficiency. Vitamin B1 deficiency leads to wet beriberi, and that wet beriberi is basically DCMP. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, और बेरी के अंदर ही तो बेसिकली DCMP देखने को मिलता है. मिनरल डेफिशिएंसी, यस, वेरी गुड. सेलेनियम की डेफिशिएंसी से भी DCMP हो सकता है. आपने पढ़ा होगा सेलेनियम की डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज केशान डिजीज. So one of the feature of the Keshan disease, it is DCMP, dilated cardiomyopathy. Duchenne's muscular dystrophy में भी हमारे को ये देखने को मिलता है. It can be seen in the peripartum period. पेरीपार्टम भी हो सकता है. पेरीपार्टम का मतलब ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 6 मंथ पोस्टपार्टम. इस पीरियड के अंदर क्या होता है, बेसिकली मदर जो होगी ब्रेस्ट फीड कर रही होगी, तो देयर इज इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, और ये जो बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन होता है ये कार्डियक मसल्स को खराब करके DCMP करा देता है. सो प्रेगनेंसी में देयर इज अ रिस्क ऑफ DCMP बिकॉज देयर इज मोर प्रोलैक्टिन, एंड प्रोलैक्टिन इज अ कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंस. देन वी हैव सम एंडोक्राइन कॉजेस which can lead to DCMP, such as pheochromocytoma, hyperthyroidism. Pheochromocytoma, hyperthyroidism, that also can lead to DCMP. अगर आप DCMP वाले पेशेंट की हार्ट मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, you are going to see the multinucleated myocardium. In DCMP, you can see that in the cardiomyocytes, you can see that multiple nucleuses are there. 1, 2, 3, 4 nucleuses, multiple nucleuses are there. That is multinucleated myocardium. So the list of the causes of DCMP is very long, and यहीं से वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन बनाते हैं. बिकॉज देखो DCMP में बाकी चीज तो बहुत आसान है यार. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत बड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है. लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर इज इक्वल टू हार्ट फेलियर, और फिर हमने इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, लेस देन 40% आ रहा था, तो इसको हमने बोल दिया हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन. तो वहां तक तो प्रोसेस बहुत आसान है. हमारे को जो मेन MCQ आएंगे वो आएंगे ईटियोलॉजी से. They will tell you one of these etiology and they will try to frame a question based on that. Say for example, वो बोलेंगे एक पेशेंट है, वो हिमालय के अंदर रह रहा है, और he is now coming with the features of heart failure, जैसे कि shortness of breath, dyspnea, PND, ये सब करके आ रहा है. तो उसके अंदर हार्ट फेलियर मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर आ रहे थे. अब वो पूछेंगे व्हाट इज द ईटियोलॉजी, राइट. वन ऑफ द रीजन दैट कैन बी देयर इन द हिमालयाज इज कि हिमालय के अंदर सेलेनियम बहुत कम होता है पानी के अंदर. So selenium deficiency is common in Himalayas, and that can lead to Keshan disease, right? So this is how they are going to frame the MCQ. If I show you a gross specimen of DCMP, it will look like this. Here you can see, look at the left ventricle. Left ventricle जो है वो कितना बड़ा हो गया. It's abnormally enlarged, and you can see the muscle thickness. Muscle इतने पतले हो गए. The muscle size is very small muscle, right? So this is the point to be remembered when it comes to DCMP. When it comes to the clinical feature is going to be same as heart failure. Or I can say same as left ventricle failure, such as dyspnea. Dyspnea के अंदर it can be PND, orthopnea, easy fatigability. That will be there. If you do the objective examination, yes, same as again left ventricle failure, same as heart failure, left ventricle failure. हाँ, यहाँ पे एक चेंज है थोड़ा सा कि DCMP के अंदर जो हमें पल्स फील होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोटिक पल्स.
DCMP में जो हमें पल्स फील होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोटिक पल्स. हियर ऑन द एक्सरे यू कैन सी अ वेरी एबनॉर्मली एनलार्ज्ड पार्ट, पर्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल वाली जो साइड है वो बहुत बड़ी हो गई है. हियर यू कैन सी द एबनॉर्मली एनलार्ज्ड लेफ्ट वेंट्रिकल. इफ वी डू इकोकार्डियोग्राफी में लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज बहुत ज्यादा आएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत कम आएगा. इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला था स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है, so ejection fraction less than 40% आएगा. So these are some of the basic information which are there. When it comes to the treatment is going to be same as heart failure. Same as heart failure. हार्ट फेलियर का जब मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन का जब मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखाया था, तो हमने न्यूमोनिक याद किया था ABCD, अगर आपको याद है तो. ABCD में A और B जो ड्रग थे वो तो मोर्टेलिटी को कम करते थे, C और D जो थे वो सिम्टम को कम करते थे. A और B से जो ड्रग्स थे दैट वाज ACE इनहिबिटर्स, ARB, अर्निंग, ये सारी ड्रग्स मैंने आपको हार्ट फेलियर में डिटेल में समझाई थी. B स्टैंड्स फॉर बीटा ब्लॉकर. A से हमने एक और ड्रग लिखा था एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. दीज आर द ड्रग्स. व्हेन इट कम्स टू CD, C से हमने पढ़ा था कि द ड्रग विच इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी such as digoxin. D से we have discussed diuretic, dilators. These are the drugs. Plus हमारे को इसके अंदर treat the underlying cause. Treat the cause. That is also important, right? If we see about some extra point here, the DCMP में जो सबसे important बात है ना, वो हमारे को ये याद रखना है, etiology की लिस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द रिमेनिंग थिंग्स आर वेरी इजी. रिमेनिंग तो DCMP में बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर आ रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्डियोलॉजी में कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर वर्सेस राइट वेंट्रिकल फेलियर. वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने वी हैव सीन एवरी डिजीज आइदर इट इज इफेक्टिंग राइट वेंट्रिकल और इफेक्टिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल. बाकी का सारा डिस्कशन तो सेम ही रहता है. मेनली हमें लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल फेलियर को समझना था, और फिर हमें किसी भी डिजीज में हमें ये समझना है कि उसकी वजह से कौन सा फेलियर होगा, लेफ्ट या राइट, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इजीली डिसाइड द सिम्टम्स एंड साइंस. Now, in this entire chapter of cardiomyopathy, we have discussed about sudden cardiac death twice. हमने 2 बार sudden cardiac death की बात की यंग पेशेंट के अंदर. अगर हम मोस्ट कॉमन कॉज देखते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया. ये दोनों तो अभी अभी हमने डिस्कस किया. HOCM प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ARVD अभी डिस्कस किया. देन देयर इज वन मोर कॉज दैट कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ इज ब्रुगाडा सिंड्रोम. Brugada syndrome में what happens is, let's understand by taking an example. For example, there was a guy, let's say his name was Sunil. Sunil was there in, he was just 22-year-old male. He was selected for the Indian Armed Forces. And when he went there for the medical checkup, उसका selection हो गया, सब हो गया, he was very happy. Now he went for the medical checkup. जब उसका मेडिकल चेकअप कर रहे थे, तब जब उसका ECG किया, सुनील का ECG किया, तो ECG कुछ इस तरीके का दिख रहा था. लुक एट द V1 एंड V2 पर्टिकुलरली. अब V1 और V2 में देखो कि ST सेगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है और एक पिरामिड शेप में ऊपर की तरफ जा रहा है. यू कैन सी ऐसे पिरामिड बना रहा है. नॉर्मली तो ST सेगमेंट फ्लैट लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ पे ST एलिवेशन आ रहा था. तो देयर वाज अ वेरी पिक्यूलियर ST एलिवेशन दैट वाज देयर. पिरामिड शेप ST एलिवेशन वाज देयर. तो जो डॉक्टर था वहां पे जो एग्जामिनेशन कर रहा था, उसने पूछा सुनील से कि आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है क्या? तो सुनील ने कहा, नो आई डोंट हैव एनी सिम्टम, आई एम कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो दिस पेशेंट इज हैविंग बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन इन द ECG. एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन, इसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, बट ST एलिवेशन आ रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी कार्डियक मसल्स के अंदर सोडियम चैनल्स खराब है. सोडियम चैनल 5A इज डिफेक्टिव. अगर सोडियम चैनल 5A डिफेक्टिव होता है तो ECG के अंदर एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन आता है. और जिनको ऐसा हो रहा है, there is a risk that they can develop anytime, they can develop ventricular arrhythmia and they can have the sudden cardiac death. So sudden cardiac death का the third cause that we are discussing is the Brugada syndrome. Brugada syndrome क्यों हुआ? सोडियम चैनल्स खराब होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है. और इसके अंदर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये ECG की फाइंडिंग है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो पिक्यूलियर शेप आपको दिख रहा है, द एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
So based on that, we'll make a diagnosis that it is Brugada syndrome. We can do the electrophysiological studies also. The treatment is we need to implant ICD, implantable cardioverter defibrillator, because we want that अगर ventricular arrhythmia हो जाए तो वो तुरंत terminate हो जाना चाहिए. For that, the shock has to be delivered by the ICD. So this is all about the chapter of the different cardiomyopathy. मैं एक बार summarize कर लेता हूँ. हमने अभी इस chapter के अंदर mainly we have discussed about 3 cardiomyopathy: ARVD, RCMP and DCMP. ये हमने 3 मेन कार्डियोमायोपैथी की बात की. ARVD के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर मसल्स के अंदर डेस्मोप्लाकिन का डिफेक्ट था. उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई थी. फैट डिपोजिशन हो गया था. फैट डिपोजिशन वाज देयर एंड दैट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. RCMP में हमने अमाइलोडोसिस का एग्जांपल लिया था. अमाइलोडोसिस इकट्ठा होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिफ हो गया था और अल्टीमेटली क्या हो गया था, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन आ गया था और राइट वेंट्रिकल फेल हो गया था. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DCMP में तो बहुत सारी इटियोलॉजी हमने पढ़ी. मल्टीपल इटियोलॉजीज वी हैव डिस्कस्ड. देन वी हैव सेड दैट कि DCMP पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा. सो देयर इज गोइंग टू बी हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन एंड द ट्रीटमेंट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम. Then we have discussed one more condition with the name of Brugada syndrome. अब Brugada syndrome यहाँ पे इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये कोई कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, बट इसके अंदर सडन कार्डियक डेथ हो रहा था. Brugada syndrome is basically is a defect of the sodium channels. SCN सोडियम चैनल का डिफेक्ट था. सोडियम चैनल 5 है और उसकी वजह से एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन देखने को मिल रहा था इन V1 एंड V2. So these are the 4 important findings and the things that we have discussed in this video, right? Thank you.